हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। सिमरन, अरित्रा, योगेश, ईशान, सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं भाई? मोहन, हरिओम, नमस्ते, गुड इवनिंग। प्रियांशु, गुड इवनिंग। कौशल, इनफेबल, हसन, सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो थर्मल एक्सपेंशन हम लोग कर रहे थे, उसी में कुछ और वेरिएशन देखे थे, कुछ थर्मल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट भी सीखा था। नेक्स्ट आगे देखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जैसे एक केस करते हैं, केस ऑफ बाई मेटेलिक स्ट्रिप। है ना? मान लीजिए, मतलब हमने क्या किया है, एक स्ट्रिप डिजाइन किया है ना? दो रॉड, दो अलग अलग रॉड को लेकर एक स्ट्रिप डिजाइन किया हमने, कुछ ऐसा देखो। एक रॉड ये है और दूसरा रॉड ऐसा ही है, एक ऐसा। ठीक है, तो दो रॉड हमने डिजाइन किया है। अब ये बाई मेटेलिक कैसे है? बाई मेटेलिक का मतलब दोनों अलग अलग मेटल के हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग मेटल के हैं और इनमें जो है, एक का कोविशिएंट अल्फा ले लेते हैं और दूसरे का लीनियर कोविशिएंट अल्फा अल्फा 1 और अल्फा 2 ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, अल्फा 1 और अल्फा 2। ठीक है, तो अल्फा 1 अल्फा 2 है, तो अल्फा 1 अगर मान लो ग्रेटर देन अल्फा 2 है, मान लेता हूं मैं कि अल्फा 1 अगर, देखिए इसमें दो केसेस हो सकते हैं कि अगर हमारे पास आपने किसी थीटा डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है, थीटा डिग्री सेल्सियस पे मान लो इसका जो लेंथ है वो एल है। थीटा डिग्री सेल्सियस पे बच्चों इसका लेंथ एल है। आपने क्या किया, थीटा डिग्री सेल्सियस के जगह पे थीटा, मतलब थीटा की जगह चलो यहाँ तो हम लोग ले ही सकते हैं टी नॉट डिग्री सेल्सियस। टी नॉट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका है, टी नॉट डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या टी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मान लो टी डिग्री, या चलो टी नॉट ले लो, टी नॉट डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। ठीक है, अब मान लो आपने क्या किया, इसको हीट कर दिया, तो हीट कर दिया तो ये एक्सपैंड होंगे। अब डिपेंडिंग अपॉन अल्फा 1 और अल्फा 2, इनके एक्सपेंशन की वजह से इनकी कॉन्केविटी, ये एक आर्क शेप ले लेंगे, आइदर ये कॉन्केव हो जाएंगे या फिर कॉन्वेक्स हो जाएंगे। जैसे अल्फा 1, अगर इसमें ये बोला जाए, तीन केस हो सकते हैं देखो, कि अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2 होगा, तो आपको समझ में आता है कि ऊपर वाला जो रॉड है उसकी बढ़ने की टेंडेंसी ज्यादा होगी बच्चों, मतलब वो ज्यादा एक्सपैंड करेगा रिलेटिवली टू नीचे वाला। तो जब वो ज्यादा आगे एक्सपैंड करेगा तो इसके रिस्पेक्ट में, इसके नीचे वाले के रिस्पेक्ट में ऊपर वाला आगे बढ़ेगा, तो इनमें फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स के वजह से एक शियरिंग स्ट्रेस डेवलप होगा, जो आगे पढ़ेंगे। बहुत बच्चों को पता होगा कि शियरिंग स्ट्रेस होता है टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। तो उस शियरिंग स्ट्रेस के वजह से ये डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, शियरिंग स्ट्रेस के वजह से डिस्टॉर्टेड होगा और इसका जो शेप होगा ये हो जाएगा अपना कॉन्वेक्स, कुछ ऐसा। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। अगर हमारा अल्फा 1 लेस देन अल्फा 2, मतलब अल्फा 2 ग्रेटर देन अल्फा 1 होगा, तो इस केस में आप लोगों को समझ में आता है कि क्या होगा, ये कॉनकेव हो जाएगा। तो ये अपना कॉनकेव हो जाएगा ऐसा। ये ऐसा हो जाएगा, समझ गए? तो ये अपना बेंड हो जाएगा बिल्कुल। और बेंड होने का रीजन क्या है? शेयरिंग। इसमें क्या लगेगा? शेयरिंग स्ट्रेस लगेगा, यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स लगेगा फ्रिक्शन का,
और वो शियरिंग स्ट्रेस इसको क्या करेगा, डिस्टॉर्टेड कर देगा। तो कहीं कॉनकेव होगा और कब कॉन्वेक्स होगा ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए ठीक है, ऐसे रहने। अब मान लीजिए इसका रेडियस निकालना चाहते हैं, इसका हम चाहते हैं कि ये रेडियस निकालें कि कॉनकेव या कॉन्वेक्स जो हुआ है इसका हम क्या चाहते हैं, रेडियस निकालें। तो देखो मान लीजिए किसी एक केस को ले लेते हैं, इसका मीन रेडियस निकालना चाहते हैं। तो मान लो मैंने पहला वाला केस ले लिया, ये केस लेके चलते हैं, और इसका कितने रेडियस में इसका आर्क जो आर्क बनाएगा वो कितने रेडियस में होगा, ये हम इसका मीन रेडियस निकालना चाहते हैं। मान लो थोड़ा सा फिगर ठीक कर लें। ठीक है, तो ये है अपने पास, और ये अब इस तरीके से बेंड हो गया। बेंड क्यों हो रहा है मैंने आपको बता दिया भाई, जो चीज बताता हूं आप भाई आजकल वही पूछते हो तुरंत 2 मिनट पहले। मैंने आपको बताया कि बेंड क्यों होगा। अगर अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2 है तो इस रॉड की टेंडेंसी ज्यादा होगी आगे बढ़ने की। तो अगर आप यहां पे कोई पॉइंट लेते हैं P और Q, है ना, तो इसकी टेंडेंसी इसके रिस्पेक्ट में ये आगे जा रहा होगा, तो यहां पे एक आप फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, है ना, और यहां पे फ्रिक्शन फोर्स ऐसा लगेगा। ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा ये शेयरिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा। आप खुद सोचो कि ये इसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी तो ये इसको इस तरीके से क्या करेगा, ये बेंड करेगा। इसकी टेंडेंसी अगर आगे वाले की ज्यादा होगी तो ये इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, इसके रिस्पेक्ट में फ्रिक्शन इधर लगेगा और इस पे इधर। तो अगर आप देखो ध्यान से कि एक की टेंडेंसी ज्यादा है तो वो उसको क्या करेगा, बेंट ही तो करेगा। इस पे जो फोर्स लगेगा बेंट होगा, देखो इस पे लग रहा है, तो इसके वजह से एक शियरिंग स्ट्रेस डेवलप होगा, F अपॉन एरिया। इसको आप बोल सकते हो शियरिंग स्ट्रेस। तो शियरिंग स्ट्रेस आ जाएगा दोनों के बीच में। इस शियरिंग स्ट्रेस के वजह से अब ये धीरे धीरे बेंट होगा, ये रीजन है। जो चीज बता दी जाती है प्लीज एक बार उसको ध्यान से सुनिए, क्लास का टाइम बहुत कीमती है और वेस्ट होगा फालतू। तो यहां पे मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है, अब आप बोले सर कौन सा आर्क का रेडियस लें, यहां पे थिकनेस मैं टी लेके चल रहा हूं, इन दोनों का थिकनेस मैं टी लेके चल रहा हूं। मान लो ये टी है थिकनेस, रॉड का जो थिकनेस है ना, वो कितना है टी। तो अब यहां पर जो रेडियस है, ये जिस आर्क में मूव हुआ इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, लेकिन यहां 3 आर्क नजर आते हैं सभी को। यहां जो आर्क नजर आ रहे हैं वो 3 नजर आ रहे होंगे सभी को। तो कौन सा रेडियस लें, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मीन रेडियस लेते हैं। मतलब मैं इसको R मानता हूं, आप बोलोगे सर कौन सा रेडियस निकालना है, मीन मतलब जंक्शन वाला, दोनों बाईमेटेलिक स्ट्रिप के जंक्शन वाला, इसको R लेते हैं। और अगर ये T है बच्चों, है ना, ये अपना T था और ये भी T था, मुझे बताओ कि ये जो इनसाइड लोअर वाला जो आर्क है इसका रेडियस क्या हो जाएगा। इसका रेडियस तो बता ही सकते हो, ये वाला, ये रेडियस कितना हो जाएगा R माइनस टी, और ये वाला जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा R प्लस टी। ये क्लियर होगा सभी को। तो ये वाला जो होगा ये हो जाएगा R प्लस टी, ये सभी को क्लियर है, ये C है, ठीक है। तो अगर मीन रेडियस हम R को क्या ले रहे हैं, R इज आवर मीन रेडियस, R जो है मीन रेडियस है, ठीक है। और आफ्टर, है ना, आफ्टर एट T डिग्री सेल्सियस, ये जो हीट कर दिया हमने,
तो ये T डिग्री सेल्सियस हुआ। इस समय इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो हम क्या लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। मान लीजिए इसका लेंथ अब L1 है, ये अपना L2 है। आफ्टर एक्सपेंशन लेट द लेंथ बिकम L1 एंड F2। तो अब यहां पे अपने पास क्या होगा, L1 का एक्सपेंशन अगर लिखते हो, अब ये आर्क से तो लिख सकते हो क्या, L1 इज इक्वल टू आर थीटा। इसका आर क्या है, L1 का आर क्या है, आर प्लस टी थीटा, ऐसे लिख सकते हो। मान लो थीटा इज द एंगल सबटेंड, मान लो थीटा इज द एंगल सबटेंड। और L2 क्या लिख सकते हो बच्चों, आर माइनस टी थीटा, है ना। दोनों को अगर डिवाइड करो तो L1 अपॉन L2 आर प्लस टी अपॉन आर माइनस टी। हमें आर निकालना है, हमें आर निकालना है। अब L1 बाय लीनियर एक्सपेंशन, L1 व्हाट यू कैन राइट, L1 इज इक्वल टू L, दोनों के लिए सेम था इनिशियल, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी आपका मतलब हो गया T डिग्री माइनस T नॉट डिग्री, है ना। T फाइनल माइनस T इनिशियल, दैट इज डेल्टा टी। तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से L2 क्या लिख सकते हो, एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, ये अल्फा 1 होगा, 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, ये लिख सकते हो। तो इसको जब यहां पे पुट करोगे तो आपको मिलेगा L 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, L 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी इज इक्वल टू आर प्लस टी अपॉन आर माइनस टी। यहां से ये कैंसिल हो जा रहा है और फाइनली हमारे पास मिल रहा है 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी इक्वल टू आर प्लस टी अपॉन आर माइनस टी, है ना। तो फाइनली हमें मिल रहा है 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी इज इक्वल टू आर प्लस टी अपॉन आर माइनस टी। अब इसमें इस इक्वेशन से हमें आर निकालना है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो या कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा लो, जो आपको सही लगे। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा लो। तो जैसे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा लेते हैं तो a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी, मतलब r प्लस टी प्लस आर माइनस टी अपॉन में r प्लस टी माइनस आर माइनस टी। ठीक है, तो यहां से आपको मिल जाएगा क्या, 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी अपॉन में 1 से 1 कैंसिल करो, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा टी। और इधर आ जाएगा अपने पास r अपॉन में, और इधर अपने पास 2t। तो r आपको मिल जाएगा, r आ जाएगा 2t, है ना, 2t टू प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। अच्छा ये हाँ डीसी के साथ होगा, डेल्टा टी अपॉन में अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा टी। तो ये रिजल्ट आएगा बच्चों मीन रेडियस का, ये रिजल्ट आएगा 2r होगा क्या, कहाँ पे 2r होगा, अच्छा हाँ सही कह रहे हो, यहाँ 2r होगा। ओके, तो ये तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 2 नहीं रहेगा। अब ठीक है, ठीक है भाई योगेश, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, r आ जाएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा। तो ये जनरल एक्सप्रेशन आपका है। ठीक है, इसमें बच्चों कभी कभी जो ऑप्शंस होते हैं उसमें थोड़ा सा ये फिर से क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन लेंगे। क्या अप्रोक्सीमेशन है, देखो हो सकता है कि आपको ऑप्शन ऐसा ना दिखे, ऐसा दिखे। देखिए
आर इज इक्वल टू टी। अब मैं 2 मान लो कॉमन ले लेता हूं, 2 बाहर ले लेता हूं, 2 ऊपर वाले से 2 कॉमन ले लिया, तो यहां पे तो देखो 1 आ जाएगा, प्लस यहां आ जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। मैंने तुम लोगों को कहा था कि अल्फा और डेल्टा टी का प्रोडक्ट 1 के टर्म्स में, 1 के टर्म्स में नेग्लेक्टेड होगा। तो हो सकता है कि ऑप्शन बनाने वाले ने इस चीज को नेग्लेक्ट किया हो, है ना। तो ये जो टर्म है 1 इज मच मच ग्रेटर देन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी से ये मान लो नेग्लेक्ट कर दें, ठीक है, तब आपको ऑप्शन ऐसा मिल सकता है 2t, है ना, ये 0 हो जाएगा 1 के रिस्पेक्ट में, तो 2t अपॉन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा टी। तो बच्चों आपको मीन रेडियस का एक्सप्रेशन ये मिल सकता है आफ्टर एजम्पशन। तो आप कोई भी पूछा जा सकता है इस तरीके से, ठीक है, एक बार देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए इसी में मान लीजिए एक क्वेश्चन और करते हैं कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 3 रॉड से बना हुआ है। एक अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वो 3 रॉड से बना हुआ है। दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल इज मेड अप ऑफ, अरे बैक स्लाइड, अरे इतना टाइम दे रहा हूं यार, फिर भी बैक स्लाइड मांग रहे हो गया होगा। चलिए, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो 3 रॉड से बना है बच्चों, लेकिन इसमें जो ये जो 2 रॉड है ए बी और ए सी, ए बी और ए सी ये सेम नेचर के हैं, ठीक है, ए बी और ए सी जो है सेम नेचर के हैं, बी सी डिफरेंट नेचर का है, और हमने एक और रॉड लगा दिया, एक हमने यहां पे और एक रॉड लगा दिया ऐसा, एक हमने और एक रॉड लगा दिया जिसको हम एडी बोलेंगे, जिसको हम एडी बोलेंगे, ठीक है। अब सुनो कहानी, इसमें यह है कि एबीसी जो है इक्विलेटरल है, एबीसी ठीक है, लैम्डा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर ए बी एंड ए सी। तो ए बी और ए सी जो रॉड हैं उनका लीनियर, वो अलग नेचर के हैं, उनका अल्फा अलग है, ठीक है, और म्यू बी द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर बी सी, एंड अल्फा बी द coefficient of linear expansion of AD rod, ठीक है। तो आपको बताना है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की ऐसी क्या वैल्यू होगी जिससे कि ये फ्रेम डिस्टॉर्टेड ना हो, जिससे कि ये फ्रेम डिस्टॉर्टेड ना हो। डिस्टॉर्टेड का मतलब बच्चों कि उसका शेप वही रहे, है ना, डिफॉर्म मतलब डिस्टॉर्टेड ना हो, मतलब उसका शेप वही रहे। तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट शुड बी अल्फा।
तो आपको बताना है, पूरा ही लिख देता हूं, फाइंड अल्फा सो दैट द फ्रेम विल नॉट डिफॉर्म। डिफॉर्म का मतलब ये नहीं कि वो एक्सपैंड नहीं करेंगे, मतलब उनका शेप, डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि अपने शेप से वो हट गए। अभी इक्विलेटरल है तो कुछ और बन गए, वैसा नहीं होगा, वो हमेशा इक्विलेटरल ही रहे। तो फाइंड अल्फा सो दैट द फ्रेम विल नॉट डिफॉर्म इफ हीटेड फ्रॉम T0 डिग्री सेल्सियस टू T डिग्री सेल्सियस। तो किसी T0 डिग्री सेल्सियस से अगर आपने उसको T डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ये वायर फ्रेम डिस्टॉर्टेड ना हो, ये वायर फ्रेम अपना डिस्टॉर्टेड ना हो। 1 2 3 तो है और ये चौथा है, इसमें ये लैम्डा दिया हुआ है, इसका कोविशेंट लैम्डा है, ये म्यू है और ये अल्फा है ना। तो अब जल्दी से बताइए आप लोग कि फिर क्या हो जाएगा। इनिशियली कुछ आप मान सकते हो, इनिशियल लेंथ आप कुछ भी मान लो, दिया नहीं है, वो कट जाएगा, ठीक है। तो डिस्टॉर्टेड ना हो और इक्विलेटरल ही रहे। तो ये तो इक्विलेटरल थे, तो आपको पता है ये एल और एल थे, एल एल और एल थे, और ये कितना हो जाएगा, √3L/√3L/2, √3L/2। लेक्चर आप यहां से नहीं कर सकते, आप कल से करिएगा, थर्मो का जो नया टॉपिक शुरू होगा, अगर आपने नहीं किया है तो जल्दी करो बच्चों। चलिए, तो आपको करना क्या है, आप यही बोलोगे कि मान लीजिए हमने T डिग्री सेल्सियस में इनके लेंथ हो गए L', ठीक है। तो लेट ये L' हो गया, है ना, ये भी L' हो गया, ये भी L' हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, √3L'/2, मानते हो कि नहीं, एट T डिग्री सेल्सियस। एट T डिग्री सेल्सियस हम बोल सकते हैं कि ये T डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, L' हो जाएगा, ठीक है। तो L' बच्चों लिख सकते हो, L' AB के लिए, फॉर AB क्या लिखोगे, AB के लिए L' इक्वल टू L 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यही तो होगा, अल्फा नहीं लैम्डा, 1 प्लस लैम्डा डेल्टा टी। बोलो, ए बी के लिए हो जाएगा, वैसे ही AC के लिए होगा, ये दोनों सेम है तो किसी एक का लिख लेते हैं, ए बी का लिख लिया। अब मुझे बताओ, ये मिड पॉइंट है, डी जो है ये मिड पॉइंट है, तो ये कितना हो जाएगा, ये L'/2 हो जाएगा, ये L'/2 होगा। तो BD के लिए, फॉर BT क्या बोल सकते हैं, L'/2 इज इक्वल टू L/2 1 प्लस म्यू डेल्टा टी, ये बोल सकते थे। और फॉर AD क्या बोल सकते थे, √3L'/2 इज इक्वल टू √3L/2 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये बोल सकते हो कि नहीं, बोलो, ये बोल सकते हो। अब इनमें एक रिलेशन बिल्डअप करो, पाइथागोरस यूज कर सकते हो, पाइथागोरस यूज कर सकते हो क्या, कि AB स्क्वायर, मतलब इसको आप L' स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो ना, AB के लिए L' स्क्वायर इज इक्वल टू L'/2 स्क्वायर प्लस √3L'/2 स्क्वायर, ऐसे तो बोल सकते हो। L' स्क्वायर क्या लिख सकते हो, L स्क्वायर 1 प्लस अल्फा लैम्डा डेल्टा टी स्क्वायर इक्वल टू, ये 1/4 हो जाएगा, और L'/2 पूरा दिया ही हुआ है, तो L/2 का स्क्वायर L/4, L स्क्वायर बाई 4 मतलब, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस म्यू डेल्टा टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3/4 L स्क्वायर,
और ये हो जाएगा 1 + α∆t²। जब फ्रेम अपना जो है डिस्टॉर्टेड नहीं हो रहा है, तो हम इस आफ्टर एक्सपेंशन भी हम इस रिजल्ट को तो प्रूफ राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा ये, है ना, तो उसको यूज कर लो। तो ये L² तुम्हारा कैंसिल हो रहा है देखो। और मैंने तुम लोगों को कहा है कि 1 इज मच मच ग्रेटर देन, चाहे α∆t हो और μ∆t हो और α∆t हो, सॉरी λ∆t हो, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो, है ना। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ले लो, तो यहां से आएगा 1 + 2 α∆t λt इक्वल टू 1 + 2 μ∆t प्लस 3/4 L² तो कैंसिल हो गया, 1 + 2 α∆t। अब बच्चों यहां से आप 1 भी कैंसिल हो रहा है, नहीं 1 कैंसिल कहाँ हो रहा है, 1 कैंसिल नहीं हो रहा है, ये 1 है और ये 3/4, और कॉन्स्टेंट्स एक तरफ ले लो, हमें अल्फा चाहिए, हमें अल्फा चाहिए। तो इसको इधर लाओगे तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा माइनस म्यू। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको इधर ले आइए, तो 2∆t लैम्डा माइनस म्यू ये लिख सकते हो इज इक्वल टू 3/2, 2 से 4 कैंसिल हुआ, इसको प्रोडक्ट करोगे तो अच्छा एक 3/4 भी तो रहेगा, एक 3/4 भी रहेगा, 3/4 प्लस 3/2 α∆t। तो यहां से अपने पास आ रहा है 2∆t लैम्डा माइनस म्यू माइनस 3/4 इक्वल टू 3/2 α∆t। देखना जरा, ∆t क्यों नहीं कट रहा है? ∆t कटना चाहिए ना, कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है ना, ये 3/4 आ रहा है इसमें, देखो जरा कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? 1/4 होगा, ये तो ठीक है ना, L' इज इक्वल टू L'² 4। तो ये ∆t कट नहीं रहा है, एक बार चेक करो। बाइनोमियल यहां से ∆t तो कट नहीं रहा है। एक सेकेंड, आप लोगों का कमेंट चला गया है भाई, है ना, बोलना पड़ेगा, बिल्कुल भी ब्लैंक हो गया है, थोड़ा वेट करिए, कमेंट आपका गया। आकाश, ये कमेंट फिर चला गया है, नो सिग्नल दिखा रहा है, क्या हो रहा है यार, ये क्लास में बहुत डिस्टर्ब हो रहा है अभी आज।
इसका परमानेंट सेटिंग उनसे पूछ लो जिन्होंने किया है, बप्पा जी से। एक बार अभी करो इसको, क्लास बिना कमेंट के कैसे पढ़ाएं। हम्म। ओके। हाँ नहीं, मुझे लग रहा है सेटिंग में ही गड़बड़ है, फिर भी मैं कर दूंगा। ठीक है, अभी आ गया है। ठीक है। ठीक है। 4 लैम्डा माइनस म्यू बाई 3 कैसे आया भाई वंश आपका? 4 लैम्डा माइनस म्यू बाई 3, डेल्टा टी तो हट ही नहीं रहा है। एक तरीका ये हो सकता है, जो मुझे लग रहा है कि इन्होंने इसको एक्सपैंड करें हम, और हायर टर्म को नेग्लेक्ट करें। मतलब मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो? इसको एल स्क्वायर तो यहीं से हटा दो और ऐसे लिख लो 1 प्लस लैम्डा डेल्टा टी स्क्वायर, है ना। डायरेक्ट बाइनोमियल नहीं लिया इन्होंने, मतलब ऐसे कर सकते हैं क्या, देखना 1/4 एल स्क्वायर तो कट ही गया ना। ठीक है, तो 1 प्लस म्यू डेल्टा टी स्क्वायर +3/4 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी स्क्वायर। तो इसको अगर ओपन कर दो तो a² प्लस b² +2ab, है ना। तो 2 लैम्डा डेल्टा टी ओपन कर दिया, दिस इज इक्वल टू, यहां भी ओपन करो इसी तरीके से, 1/4 1 प्लस म्यू² डेल्टा टी स्क्वायर +2 म्यू डेल्टा टी, ऐसे कर सकते हो। और प्लस 3/4 a² प्लस अल्फा² डेल्टा टी स्क्वायर a² प्लस b² +2 अल्फा डेल्टा टी। मैं ये कह रहा हूं, अब इसमें जो हाइयर टर्म है बाइनोमियल से भी होना ही चाहिए बिल्कुल। अच्छा, कोई स्टेप रॉन्ग कर दिया, बताओ कौन सा स्टेप रॉन्ग कर दिया था? अब मैं तो बाइनोमियल, चलो इससे कर रहा हूं, बाइनोमियल से भी होना ही चाहिए, वो शॉर्ट है, बढ़िया है। बाकी एक तरीका ये भी है कि इसमें अल्फा 1 इज मच मच ग्रेटर देन अल्फा डेल्टा टी, है ना। तो ये स्क्वायर तो और छोटा होगा, तो ये टर्म नेग्लेक्ट, जितने भी स्क्वायर वाले टर्म है उसको जीरो मारो, जितने भी स्क्वायर वाले टर्म है उसको आप जीरो करो। और फिर वहां से जब करोगे तो चीजें तो क्या आएगी देखो। अच्छा हाँ, ये 3/4, यहां मैंने कुछ गलती किया होगा कैलकुलेशन में, बाइनोमियल से भी होगा, मैंने कुछ गलती किया होगा, वो ज्यादा इजी भी है, फिर भी ये तरीका भी जान लो। यहां 1/4 और ये 3/4, देखो यहां पे इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 ही आ रहा है, यही मैंने कहीं कुछ गलती किया होगा। प्लस ये हो जाएगा μ/2 डेल्टा टी, और यहां से इसको करोगे तो ये आ जाएगा प्लस अल्फा/2 डेल्टा टी, अल्फा/2। तो देखो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाता है। अच्छा ये 3/2 होगा, सॉरी, ये यहां पे होगा 3/2, ये 3/4 और 1/4 4 हो गए, है ना। 1/4 और 3/4, ये 1 हो गया, और यहाँ 1/4 से यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ 3/4 से आएगा अपना 3/2। तो वहां पे मैंने कुछ कैलकुलेशन या कुछ छोड़ दिया होगा, देख लेना तुम लोग, बाइनोमियल से भी होगा, वो ज्यादा इजी है। तो यहां से अब देखो डेल्टा टी गायब हो जा रहा है, तो 2 लैम्डा, है ना, -μ/2 इज इक्वल टू 3/2 अल्फा। तो यहां से तुम्हें अल्फा मिल जाएगा। अल्फा आपको क्या मिल रहा है, अब निकाल लो यहां से अल्फा, जो भी मिलेगा अल्फा आपको मिलेगा, ये हो जाएगा 4 लैम्डा/3 -1/3 म्यू। चेक करो, 4 लैम्डा/3 -1/3 म्यू। ठीक है, मेरा भी आ गया। ठीक है, तो 4 लैम्डा/3 -1/3 म्यू, यही आएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं फिर। तो बाइनोमियल से भी करोगे वही आ जाएगा, ऐसा नहीं है।
नेक्स्ट बात करते हैं अब थोड़ा सॉलिड का, बहुत देखा कि थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड। तो लिक्विड में अगर थर्मल एक्सपेंशन की बात करें तो आपको पता है कि वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे, है ना। यार ये बहुत प्रॉब्लम हो गया आज, बार बार कमेंट ही चला जा रहा है, बिना आप लोग के कमेंट के पढ़ाना बहुत मुश्किल है। हेलो, हाँ आकाश, वो तो फिर चला गया भाई। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड बोल दिया है, कमेंट आ जाएगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड, तो लिक्विड में थर्मल एक्सपेंशन की अगर बात करें तो लिक्विड में थर्मल एक्सपेंशन के लिए देखो, आपको वॉल्यूम की बात करते हो, है ना। तो पहले तो एक चीज देखते हैं, एक केस वन, पहला केस लेते हैं, केस व्हेन ओनली एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड नॉट वेसल। तो ये थोड़ा आसान केस है आपके लिए। जिस वेसल में, भाई जिस वेसल में आपने लिक्विड को रखा है और हीट दे रहे हो, तो वेसल भी तो एक्सपेंड करेगा और लिक्विड भी, लेकिन वेसल का एक्सपेंशन इग्नोर है, वो क्वेश्चन में दिया होगा। तो ये आप आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, कि इसमें कुछ नया सच नहीं है कि आपका ये वेसल है, वेसल के आपके एक्सपेंशन को आप इग्नोर मार रहे हो, है ना। वेसल के एक्सपेंशन को आप इग्नोर मार रहे हो, तो कुछ नया नहीं है, सीधा सीधा लगाना है कि अपने पास वी नॉट है मान लो, और ये टी नॉट डिग्री सेल्सियस पे है। फिर आपने क्या किया, आपने इसको टी डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिया। तो जब हीट कर दिया तो ये टी डिग्री सेल्सियस हो गया। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगा लो, ये गामा लिक्विड होगा, है ना। तो आप सीधे सीधे बता सकते हो कि फाइनल वॉल्यूम जो है वी हो गया, फाइनल वॉल्यूम अपना वी हो गया। तो वी के लिए क्या लिख सकते हो, वी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी, ये लिख सकते हो ना बच्चों। वी इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी, ये लिख सकते हो। अगर आप डेंसिटी की बात करो, इसी में अगर डेंसिटी की बात करो तो डेंसिटी में भी चेंज आएगा, है ना। मास में तो चेंज नहीं आएगा, हीट होने से मास का चेंज नहीं होगा, मास को कांस्टेंट रखोगे तो डेंसिटी में भी फर्क पड़ जाएगा हीटिंग की वजह से। डेंसिटी क्या बोल सकते हो, अगर इसकी डेंसिटी यहाँ पे रो नॉट बोल रहे हो, है ना, टी नॉट डिग्री सेल्सियस पे ये रो नॉट है और ये रो है ना, रो नॉट डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट टी नॉट डिग्री सेल्सियस, और रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड
एट ये टी नॉट डिग्री पे है, ये टी डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, तो मास तो आपका कांस्टेंट रहेगा, तो m इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड, यहां क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो आप इसमें m को क्या लिख सकते हो, रो इंटू वी। मतलब प्रोपोर्शनैलिटी देखो, मास तो कांस्टेंट है ना, तो डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v है, डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v है, m कांस्टेंट रहेगा, तो डेंसिटी आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अपने पास क्या है, v है बच्चों। तो यहां पे अब आप क्या लिख सकते हो बताओ फिर, रो के लिए क्या लिख सकते हो, रो अपॉन रो नॉट, इसको ये लिख सकते हैं क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v है, तो v नॉट अपॉन v लिख सकते हैं क्या, बताइएगा। अब कैसे बताओगे तुम लोग, हमारा तुम्हारा संपर्क सूत्र नहीं है, यही थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, आज कर लेते हैं, उसको करता हूं। तो रो अपॉन रो नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन वी, तो रो अपॉन रो नॉट इज इक्वल टू वी नॉट, और बच्चों वी को क्या लिख सकते हो, वी नॉट 1 + गामा लिक्विड डेल्टा टी, तो वी नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो रो हो जाएगा रो नॉट अपॉन 1 + गामा लिक्विड डेल्टा टी, तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला होगा, ये अपना लिक्विड की डेंसिटी के एक्सपेंशन का फॉर्मूला होगा। ठीक है, किसी टी डिग्री सेल्सियस, टी नॉट डिग्री सेल्सियस से अगर आपने इसको टी डिग्री सेल्सियस कर दिया तो। ठीक है, अब मान लो ये बोला जाता है कि इसमें भी बाइनोमियल लेके बोल सकते हो कि 1 is much much greater than गामा L डेल्टा टी, तो आप क्या बोल सकते हो, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 + गामा L डेल्टा टी की पावर -1, तो आप यहां से 1 - गामा L डेल्टा टी ये एक्सप्रेशन भी ले सकते हो, लेकिन जब ये बोला जाए तब, नहीं तो आपको यही लेना है। ठीक है, तो ये भी एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो डेंसिटी के लिए, ये भी यूज कर सकते हो आप किसके लिए, डेंसिटी के लिए। क्लियर है बच्चों। सिग्नल, नो सिग्नल, 1 मिनट रुकिए। एक सेकेंड रुकिएगा बच्चों।
हेलो, आवाज आ रही बच्चों? असुविधा के लिए खेद है भाई, ठीक है। पता नहीं आज थोड़ा वो सेटिंग में गड़बड़ हो गया। ठीक है, चलिए आवाज आ रही है। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे रो इक्वल टू रो नॉट 1 + γ L डेल्टा टी की पावर -1। तो यहां तक आ गए, तो आप इस एक्सप्रेशन को भी यूज कर सकते हैं और इस एक्सप्रेशन को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक केस लेते हैं जिसमें दोनों वेसल और लिक्विड दोनों एक्सपेंड कर रहे हो। वेसल और लिक्विड दोनों एक्सपेंड कर रहे हो। मान लो एक केस लेते हैं हम लोग जिसमें वेसल और लिक्विड दोनों एक्सपेंड कर रहे हो। तो आप नहीं बता सकते ना कि उसमें कौन कितना एक्सपेंड कर रहा है, तो उसमें एक केस बन सकता है। देखिए कि मान लीजिए अपना लिक्विड लेवल जो है किसी -T डिग्री सेल्सियस पे, T0 डिग्री सेल्सियस पे है, और इसका ये वॉल्यूम है V0, ठीक है। और ये लिक्विड ρ0 है इसकी डेंसिटी, ठीक है। V0 इसका वॉल्यूम है और ρ0 इसका क्या है, लिक्विड, ये लिक्विड की डेंसिटी है। कब है बच्चों? T0 पे। और Vs ये अपना क्या है, या ऐसे कर लेते हैं, रुको ऐसे कर लो, VL और ρL ये लिक्विड का हो गया, और Vs और ρS कंटेनर का हो गया। तो Vc कर दें क्या कंटेनर के लिए, Vc और ρC। रो की तो जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, हमें रो की इसकी जरूरत क्या पड़ेगी। तो ये Vc है, तो मैं लिख देता हूं एट T डिग्री सेल्सियस, एट T0 डिग्री सेल्सियस, है ना। VL ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। VL है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, और Vc है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। और कंटेनर का अल्फा भी दिया हुआ है, सॉलिड है ना, तो वो अपना अल्फा ही जो है कंटेनर का लीनियर एक्सपेंशन है ना। एक टेलीग्राम खोल लेते हैं यार, उसमें मुझे ही फायदा है, मैं समझता हूँ मुझे बहुत फायदा है टेलीग्राम खोलने का, लेकिन समय नहीं मिलता और मैं इस पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता कि इस फायदे का क्या करूंगा। VL है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, VC है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। हमें अपनी बहुत बड़ी दुकान तो चलानी नहीं है। वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अभी ऑफिशियल अपना टेलीग्राम आ चुका है ना, ऑफिशियल टेलीग्राम आ चुका है, पे कुछ हो रहा है कि नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और VC है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है। तो बच्चों अब एक काम करते हैं, इसको एट T0 पे है, एट T डिग्री सेल्सियस पे, एट T डिग्री सेल्सियस पे अगर बात करो तो आपने इसको हीट कर दिया, और ये T डिग्री सेल्सियस हो गया। मान लो लेवल घटेगा बढ़ेगा हमें नहीं पता, कुछ भी ले लेते हैं, आगे देखेंगे किस पे डिपेंडेंसी होती है। तो ये T डिग्री सेल्सियस पे, अब इसको हम ले लेते हैं VL डैश, है ना, इसको ले लेते हैं VL डैश। तो इसको ले लेते हैं VL डैश, और ये हो जाएगा तुम्हारा ρL डैश, ठीक है। और ये हो जाएगा तुम्हारा VC डैश, VC डैश। तो एट T डिग्री सेल्सियस की सिचुएशन है कि VL डैश है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, और VC डैश है वॉल्यूम ऑफ वेसल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वेसल, ठीक है। ओके, रोज क्वेश्चन एक एक दो मिलते हैं तो उसको कर लेना, करो तो 5 मिनट की बात है। तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, ये यहां पे आया। तो अब ये देखते हैं बच्चों की इसमें हुआ क्या होगा एक्चुअली। ठीक है,
तो यहां से अपना क्या हो जाएगा बताओ, कि अगर अपना एक्सपेंशन बढ़ रहा है, वेसल बढ़ रहा है, लिक्विड का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और वेसल का भी। अब हमें नहीं पता ना कि मान लो वॉल्यूम जो है वेसल का बढ़ने का रेट ज्यादा होगा लिक्विड से, तो वो डिप दिखेगा। तो इसको करते हैं, तो वीएल डैश पहले लिक्विड के लिए, फॉर लिक्विड लिखते हैं। फॉर लिक्विड क्या इक्वेशन लिखोगे बताओ, गामा एल, यहां रो की जरूरत नहीं है तो एक काम करते हैं, गामा लिखते हैं ना, गामा एल डैश कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, गामा एल डैश, ये गामा एल ले लो, गामा, रो की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं अब बताओ, वी एल डैश इज इक्वल टू वी एल 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी, 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी, सॉरी गामा एल डैश, गामा एल डैश डेल्टा टी, ये तो लिख सकते हो, ठीक है, ये लिख सकते हो कि नहीं, वी एल डैश इक्वल टू वी एल 1 प्लस गामा एल डैश डेल्टा टी, ये क्लियर है बच्चों। उसी तरीके से वीसी डैश, वीसी डैश क्या लिख सकते हो वेसल के लिए, वो हो जाएगा वीसी 1 प्लस गामा सी डेल्टा टी, और गामा सी, एक मिनट, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन तो वही रहेगा ना, गामा एल तो वही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। अरे भाई गामा एल जो लिख रहे हो वो तो वही रहेगा। गामा एल तो वही रहेगा ना, हमें गामा एल तो वही रखो, वो तो कांस्टेंट होता है, वो टेम्परेचर पे कहां डिपेंड। तो गामा एल डेल्टा टी, तो ये तो तुम्हारा गामा एल होगा, और ये गामा सी डेल्टा टी, और गामा सी हो सकता है ना दिया हो, तो गामा सी को हम 3 अल्फा सी लिख सकते हैं, है ना, ये जो रिजल्ट है। तो वीसी डैश कंटेनर का जो वॉल्यूम है उसको हम वीसी 1 प्लस गामा 3 अल्फा सी डेल्टा टी। एक चीज ध्यान दीजिएगा, और यहां पर आप एक बात समझिएगा कि जो इनिशियल वॉल्यूम है ये वीसी और वीएल सेम है या नहीं है। आप कहां तक का देख रहे हो, जहां तक आपकी लिक्विड बढ़ी है। मैंने आपको सरप्राइज मैं नहीं दे रहा हूं भाई, मुझे क्या पता है, सब पढ़ाई कर लो यार, कौन है ये सर, सरप्राइज कब आएगा क्या, मुझे खुद ही नहीं पता क्या सरप्राइज है क्या है, पढ़ लो यहाँ पे, यही है ना, नहीं तो सरप्राइज ही रहता जाएगा, और जेई मेंस एनटीए भी आपको सरप्राइज दे देगा। यहाँ पढ़ाई कर लो, सरप्राइज के चक्कर में सरप्राइज पा जाओगे। मुझे नहीं पता भाई, मुझे ये सब चीजें नहीं पता होता है, मैंने कई बार बोला है, मैं बस अपने पढ़ाने से मतलब रखता हूं। वीसी डैश जो होगा वो वीसी 1 प्लस 3 अल्फा सी डेल्टा टी, ठीक है, दिस इज योर वीसी डैश एंड दिस इज वीएल डैश। मुझे ये कहना है आपको कि वीसी और वीएल सेम होंगे भाई। लिक्विड चूरन वाला सरप्राइज जो चूरन दे रहे हैं उनसे पूछो। तो वीसी डैश जो होगा वो वीसी है, वीएल डैश जो होगा वो वीएल है। तो वीसी और वीएल, वीसी और वीएल जो है दोनों बराबर होंगे, है ना, क्योंकि कंटेनर अपने जो लिक्विड है, लिक्विड जो है वो लिक्विड कंटेनर का ही तो वॉल्यूम लेता है, तो हम इसी की बात करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि वीसी इक्वल टू वीएल। तो यहां से अब आप बता सकते हो कि वीएल डैश अपॉन वीसी डैश, फाइनल वॉल्यूम की बात करें, वीएल डैश अपॉन वीसी डैश को डिवाइड करें तो ये तो कट जाएगा, है ना, ये कट जाएगा। तो ये अपने पास क्या आएगा, वीएल डैश के लिए 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी अपॉन में 1 प्लस 3 अल्फा सी डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हो, 1 प्लस 3 अल्फा सी डेल्टा टी। देखो ध्यान से, ये क्लियर है सभी को? ये क्लियर है सभी को? और अगर चेंज की बात करो कि रियल चेंज क्या है, व्हाट इज द रियल चेंज इन द वॉल्यूम, तो रियल चेंज के लिए आप क्या बोल सकते हो, एक तो ये बोल सकते हो, या यहां पे
अब इसमें जो बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग सोच सकते हो। इसको ऊपर ले जाके अगर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं तो 1 - 3 अल्फा देखो इसमें कुछ ऐसे सोच सकते हैं कि फाइनल लिक्विड का लेवल है। चेंज की अगर बात करो, चेंज की बात करो तो माइनस कर सकते हैं VL डैश माइनस VC डैश, है ना। तो फाइनल जो चेंज है इसमें दोनों में माइनस कर दूं मैं -1 से, तो कुछ आ सकता है देखिए। हाँ कंटेनर पूरा भरा हुआ है आप बोल सकते हो, बिल्कुल। हाँ ये आप सही कह रहे हो, यही ले लेते हैं, कंटेनर जो है पूरा ही भरा हुआ है इनिशियली, वही बेटर रहेगा। नहीं तो फिर हम, है ना, ये ले सकते हो। इनिशियल दोनों बराबर हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही पकड़े हैं, यही ले लीजिए। तो एपरेंट चेंज, वॉल्यूम ऑफ एपरेंट चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या लिख सकते हो, जल्दी से बताइए, माइनस करके बताइए। इसको माइनस करके बताइए कि क्या होगा जो एपरेंट चेंज ऑफ लिक्विड होगा, एक्चुअल चेंज नहीं। गामा एल माइनस गामा सी आएगा। गामा सी को मैंने 3 अल्फा सी लिख दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 अल्फा सी लिख दिया है, आपने पढ़ा है गामा इक्वल टू 3 अल्फा, उसी को यूज कर लिया है कंटेनर के लिए, सॉलिड बॉडी के लिए, है ना, सॉलिड बॉडी के लिए। तो यहां पे मैं कह रहा हूं कि इसको अगर आप चेंज लिखना चाहते हो यार, तो चेंज लिखना चाहते हो तो आप चेंज निकाल लो, वहां से आपको ज्यादा प्रिडिक्शन पता चलेगा कि डेल्टा वी लिक्विड क्या लिखेंगे, ये एपरेंट चेंज है। रियल चेंज मतलब सॉरी रियल चेंज होगा वो क्या होगा, वो होगा VL डैश माइनस VC डैश, यही तो रियल चेंज होगा। जितने में लिक्विड ऑक्युपाइड है उसका वॉल्यूम का पूरा एक्सपेंशन माइनस कंटेनर का, तो वो चेंज हमें मिलेगा। VL डैश क्या लिख सकते हैं, VL 1 प्लस गामा L डेल्टा टी माइनस VC, वो हो जाएगा VC 1 प्लस 3 अल्फा सी डेल्टा टी। तो यहां से ये तो कट जाएगा, VL इक्वल टू VC है, तो यहां से हमें मिलेगा VL इक्वल टू VC इक्वल टू, एक काम करते हैं इसको V0 कुछ मान लेते हैं, V0 मान लेते हैं, तो हमें मिलेगा V0 गामा L माइनस 3 अल्फा सी डेल्टा टी, ये डेल्टा VL मिलेगा, ये हमें मिलेगा डेल्टा VL, ये देख पा रहे हैं। अब यहां से आप गेस कर सकते हो कि गामा L अगर गामा कंटेनर से ज्यादा होगा, ठीक है, गामा L जो है 2 कहां आएगा, 2 तो नहीं आएगा, ये कट जाएगा ना भाई, 2 नहीं आएगा भाई। तो यहां पे आप बता सकते हो, इसमें केसेस बना सकते हो कि अगर गामा L, इसमें आप बता सकते हो कि गामा L अगर ग्रेटर देन 3 अल्फा सी है, तो आप बता सकते हो कि लिक्विड लेवल विल राइज, है ना, लेवल ऑफ लिक्विड इंक्रीज। लेवल ऑफ लिक्विड इंक्रीज करेगा, और गामा L अगर लेस देन 3 अल्फा सी है तो लेवल ऑफ लिक्विड डिक्रीज करेगा, लेवल ऑफ लिक्विड डिक्रीज करेगा, ये तो बता सकते हो। और अगर दोनों बराबर हो गए तो कोई भी चेंज नहीं होगा, अब तो आप कर सकते हो, ठीक है, ये तो कर सकते हो। थर्मो भाई अभी 1-2 लेक्चर के बाद, एक लेक्चर कैलोरीमेट्री है, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट होगा, जो आप पहले से पढ़ भी चुके हो। यहां तक क्लियर है बच्चों, यहां तक सभी को क्लियर है। चलिए तो एक केस और लेते हैं जिसमें कि थोड़ा फ्लूइड का कॉन्सेप्ट लगेगा कि बॉयंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। इफेक्ट, बॉइंट फोर्स तो याद होगा सभी बच्चों को, बॉइंट फोर्स तो याद होगा बच्चों। बॉइंट फोर्स बताओ क्या होता है, जरा कमेंट करके देखें तो, बॉइंट फोर्स कमेंट करके बताइए। तो ये मैं करने जा रहा हूं, एक केस लेने जा रहा हूं,
बुआइंट फोर्स क्या होता है? एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी फुल्ली सबमर्ज। तो कोई बॉडी पूरी तरीके से डूबी हुई है तो आपको पता है एक बुआइंट फोर्स लगता है जो वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर होता है, जो वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर होता है ना? बिल्कुल सही है। अब वर्टिकल अप थ्रस्ट होता है एंड दिस वर्टिकल अप थ्रस्ट इज इक्वल टू वी वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज पार्ट इंटू रो एल इंटू जी। ये तो सबको पता होगा, फिर भी मैं बता रहा हूं एक बार, फ्लूइड में तो पढ़ोगे ही कि बुआइंट फोर्स है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड, यही तो है वेट ऑफ। तो इसकी हीटिंग में क्या फर्क पड़ेगा? तो इसमें मर्जिंग कॉन्सेप्ट खूब आते हैं, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड है ना? तो वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड क्या होगा बच्चों? वी एल रो एल जी, वी एल रो एल जी वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड। और वी एल जो होगा दैट इज इक्वल टू वी एस, और वी एस क्या है? वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पार्ट ऑफ द बॉडी। जितना बॉडी डूबी होगी, सबमर्ज मतलब डूबे रहना, सबमर्ज पार्ट ऑफ बॉडी। बहुत लोग अभी पूछेंगे डूबी हुई, समझ गए भाई? अबे हिंदी सही लिखे हैं भाई, देख लो जरा। डूबी हुई, हुई में हुई पता नहीं, हुई गलत लग रहा है मुझे, ये होना चाहिए डूबी हुई। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पार्ट ऑफ बॉडी, तो ये मैंने आपको एक रिकैप दिया। इसी में अब हम इसका बुआइंट फोर्स जो है कैसे चेंज होगा लिक्विड की हीटिंग की वजह से, ये देखना चाहते हो तुम। ठीक है, एपरेंट वेट उसका कैसे चेंज हुआ। क्या बात है, भाई ने लिख दिया डूबी हुई, मैंने भी तो वही लिखा है जो तुमने लिखा है मेरे भाई। तो अब देखो यहां पे क्या लिखा है कि एपरेंट वेट क्या होगा, ये तो सब लोग समझते हो कि कोई बॉडी जो है फुल्ली समर्ज्ड है तो जितना वॉल्यूम उसकी बॉडी का होगा उतना लिक्विड डिस्प्लेस कर देगा, वो उतना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, और यहां पे अपथ्रस्ट लगेगा बॉयंसी, ये एमजी। बोलो है ना, ये अपना एफ बी और ये एम जी, यही तो लगेगा, और ये लिक्विड है मान लो। तो किसी कंटेनर में ही ले लेते हैं, तो कहोगे सर पानी तो बह जाएगा। ठीक है, तो ये है मान लो, अब ये किसी टी नॉट डिग्री सेल्सियस में ये है, तो आप क्या लिखोगे? एपरेंट वेट क्या लिखोगे? डब्ल्यू एपरेंट क्या होगा? वो तो यही होगा ना, एम जी माइनस एफ बी, एम जी माइनस एफ बी। बताओ डब्ल्यू एपरेंट यही लिखोगे? डब्ल्यू एपरेंट जो होगा वो होगा एम जी माइनस एफ बी। क्या लिखोगे? वी, यहां पे वी ऑफ बॉडी और वी एस बराबर ही है, इसको वी लिख सकते हो, तो वी रो लिक्विड इंटू जी, है ना? वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज पार्ट को हमने वी लिखा है, पूरी बॉडी जो है डूबी हुई है तो उसका जो पूरा बॉडी का वॉल्यूम होगा वही लिक्विड डिस्प्लेस होगा। मानते हो कि नहीं? यहां तक चेक कर लो, यहां तक सभी को क्लियर है? अब जो मान लो इसको हीट कर दिया हमने, क्या कर दिया? इसको हीट कर दिया। डायग्राम बढ़िया ही बना लेते हैं। तो ये कंटेनर है जैसे, अब इसको हमने हीट कर दिया तो बुआइंट फोर्स पे हीटिंग का क्या इफेक्ट आएगा? बुआइंट फोर्स पे हीटिंग का इफेक्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा जरा तुम लोग बताओ? बुआइंट फोर्स का हीटिंग इफेक्ट आएगा ना? क्यों आएगा? आपने हीट कर दिया इसको, और मान लो ये कितना हो गया? टी डिग्री सेल्सियस हो गया, टी डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिया तो वॉल्यूम बढ़ेगा, किसका? बॉडी का। बॉडी का एक्सपेंशन होगा, बॉडी का एक्सपेंशन होगा। हम इसमें वेसल का नहीं ले रहे हैं, है ना? वेसल का नहीं ले रहे हैं, ये ध्यान रखना, वेसल का एक्सपेंशन नहीं ले रहे हैं, नो एक्सपेंशन ऑफ वेसल।
हमने केवल नो एक्सपेंशन ऑफ वेसल, वेसल का कोई एक्सपेंशन नहीं है भाई, ठीक है। तो ये लिक्विड का हम लेंगे और अब ये रो एल डैश हो जाएगा और ये वी डैश हो जाएगा और ये एफ बी डैश हो जाएगा, मानते हो कि नहीं, ये एफ बी डैश हो जाएगा बुआंसी, क्योंकि आपका वॉल्यूम बढ़ गया तो वॉल्यूम चेंज हुआ और लिक्विड की डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो अब डब्ल्यू एपरेंट डैश क्या लिखोगे, डब्ल्यू एपरेंट डैश वो क्या होगा, एम जी, मास तो चेंज नहीं होगा तो इसको रहने दो, एम जी माइनस एफ बी डैश, ये लिख सकते हो एफ बी डैश। अब इसको माइनस करो, है ना, इफेक्ट पूछा था ना, तो इसको माइनस कर दो अगर, तो आपके पास क्या मिलेगा बताओ, डब्ल्यू एपरेंट डैश एम जी को आप लिख सकते हो माइनस, या माइनस कर दो माइनस डब्ल्यू एपरेंट, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, एम जी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा वी रो एल जी माइनस एफ बी डैश को क्या लिख सकते हो, एम जी माइनस अब वी डैश रो एल डैश जी, ये लिख सकते हो। तो वी डैश रो एल डैश जी ये आ जाएगा, ठीक बात है। अब वी डैश क्या है तुम्हारे पास, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें वी डैश क्या है, तो इसमें वी डैश अपने पास है इसमें वी डैश अपने पास है, देखो वी डैश क्या हो जाएगा, वी वन प्लस गामा एस डेल्टा टी, गामा एस क्या है, उस बॉडी का वॉल्यूम एक्सपेंशन है ना। और रो एल डैश अभी बताया लिक्विड के लिए, उसके लिए क्या लिख सकते हो, रो नॉट, रो नॉट लिया था या क्या लिया था, रो एल लिया था आपने, तो रो एल वन प्लस गामा एल डेल्टा टी ये लिख सकते हो लिक्विड का, चेक करिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और जो अभी बताया मैंने आपको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करके, तो वन माइनस गामा एल डेल्टा टी ये भी लिख सकते हैं। अब इसको आप यहां पुट करो, तो जब आप पुट करोगे तो आपको ये जो चेंज है ना, ये चेंज आपको मिल जाएगा। चेंज क्या मिलेगा बता दीजिए आप लोग, डेल्टा डब्ल्यू क्या मिलेगा। तो ये जो डेल्टा डब्ल्यू चेंज इन एपरेंट वेट, डेल्टा डब्ल्यू एपरेंट क्या मिल जाएगा, इसको जब माइनस करोगे तो वी रो एल जी माइनस वी डैश की वैल्यू रख रहे हैं आप, वी वन प्लस गामा एस डेल्टा टी और रो एल वन माइनस गामा एल डेल्टा टी इंटू जी, बोलो। तो डेल्टा डब्ल्यू एपरेंट आ रहा है वी रो एल जी और वी रो एल जी, ठीक है, ये तो अपने पास कैंसिल हो गए, देख लो वी रो एल जी यहां पे आएगा और तो वी रो एल जी अपना कैंसिल आउट होगा और यहां से आएगा वी गामा एस डेल्टा टी, तो यहां से आएगा अपने पास v और ये हो जाएगा वन प्लस गामा एस डेल्टा टी वन माइनस गामा एल डेल्टा टी। तो इसको भी ओपन कर दो, तो v ये हो जाएगा वन माइनस गामा एल, प्रोडक्ट कर रहा हूं, और प्लस गामा एस डेल्टा टी माइनस गामा एल गामा एस डेल्टा टी। तो इसमें भी आप लोगों को ये चमक रहा होगा कि कौन सा आप जो है ये करोगे, नेग्लेक्ट करोगे, ये दो के प्रोडक्ट, इसे आप टेंडिंग टू जीरो करेंगे और ये मिलेगा v वन प्लस गामा एस माइनस गामा एल डेल्टा टी। ठीक है, तो ये आ जाएगा डेल्टा डब्ल्यू एपरेंट।
तो आगे के लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो ये फॉर्मूला, ये छोटे छोटे फॉर्मूले आपका समय बचाएंगे, ये फॉर्मूला आपका समय बचाएगा भाई। और ये सब इंपॉर्टेंट है थर्मल एक्सपेंशन जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो V 1 प्लस गामा एस माइनस गामा एल डेल्टा टी, रो एंड जी भी होगा। अच्छा, प्रोडक्ट में रो और जी होगा, रो मैंने नहीं लिखा। नहीं, वी रो जी तो अच्छा हाँ ठीक कह रहे हो, यहां पे रोयल भी होगा, रोयल गामा एल जी भी होगा, रोयल गामा एल जी भी होगा। चलिए एक स्टेप और लिख देता हूं, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम प्रोडक्ट करें, मतलब ओपन कर रहे हो ना, तो वी रोएल जी को इधर लिखो। एक स्टेप और लिख दे रहा हूं, रुको। वी रोएल जी माइनस वी रोएल जी इधर ले लिया, 1 प्लस गामा एस डेल्टा टी, और ये 1 माइनस गामा एल डेल्टा टी, ये आ गया। अब देखो वी रोएल जी माइनस वी रोएल जी, इसको करोगे तो 1 माइनस गामा एल डेल्टा टी प्लस गामा एस डेल्टा टी माइनस गामा एस गामा एल डेल्टा टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब तो क्लियर है सभी को। तो ये टर्म 0 को जा रहा है ना। हाँ वही तो कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां से अपने पास ये आ जाएगा। अब आप यहां पे क्या लिख सकते हो, वी रोएल जी फिर से कॉमन लो, यहां से वी रोएल जी फिर से कॉमन ले लो, तो ये 1 होगा माइनस, ठीक है, और इसे आप लिख सकते हो 1 प्लस गामा एस माइनस गामा एल, गामा एस माइनस गामा एल डेल्टा टी। अब तो ठीक है भाई, देख लो एक एक स्टेप कर दे रहा हूं। अब यहां से करोगे तो आएगा वी रो एल जी, 1 माइनस माइनस ये कैंसिल और ये माइनस बस बचेगा। इस माइनस को एडजस्ट करोगे तो रो एल माइनस रो एस डेल्टा टी। आई थिंक अब किसी को दिक्कत नहीं होगी। डब्ल्यू एपरेंट, और ये W रियल है, वी रो एल जी है ना, तो ये W एपरेंट ये आ जाएगा। फ्रैक्शनल चेंज भी लिख सकते हो बॉयंसी का, फ्रैक्शनल चेंज भी लिख सकते हो बॉयंसी का, ठीक है बच्चों। तो फ्रैक्शनल चेंज भी लिख सकते हो बॉयंसी का, इसको इससे डिवाइड करके। तो ये अब आपका एक्सप्रेशन हुआ वी रो एल जी मतलब W रियल, ठीक है। तो यहां भी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, दो कंडीशन बनेगी कि डेल्टा W एपरेंट ये पॉजिटिव होगा, मतलब बढ़ेगा, चेंज ज्यादा होगा जब गामा एल ग्रेटर देन गामा क्या होगा एस होगा, ठीक है। तो अगर हमारी लिक्विड का गामा एल है ना, लिक्विड का जो गामा एल है वो बॉडी जो डूबी हुई है उसके गामा एस से बड़ा होता है, तो हमारे बॉइंट फोर्स बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर डेल्टा डब्ल्यू देख रहे हो, अगर ये नेगेटिव हो मतलब फाइनल कम हो, चेंज नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि डेल्टा एपरेंट जो फाइनल है वो लेस देन डेल्टा एपरेंट इनिशियल हो। वेट जो है, वेट आपका डेल्टा एपरेंट क्या है, वेट, एपरेंट वेट, रियल वेट तो होगा नहीं है ना। जब वेइंग मशीन रखोगे नीचे, जो बॉडी डूबी हुई है उसके नीचे वेइंग मशीन रखोगे तो गामा एल गामा एस जीरो कैसे भाई, गामा एस गामा एल की जो वैल्यू होती है, आप दो स्मॉल क्वांटिटी देखिएगा,
0.01 इंटू 0.001 इसका प्रोडक्ट करोगे तो ये क्वांटिटी और टेंडिंग टू जीरो होगी, ये क्वांटिटी और टेंडिंग टू जीरो होगी। तो गामा एल या गामा एस बहुत ही छोटा होता है, तो उनका जब आप प्रोडक्ट करोगे तो वो टेंडिंग टू जीरो ही जाएगा। 1 से छोटी हैं चीजें और उनका प्रोडक्ट करोगे तो और छोटा होगा, दैट्स वाई ये किया गया है। ठीक है, तो W एपरेंट जो है, एपरेंट वेट आपका जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू अगर ये लेस देन है तो ऐसा कब होगा, जब अपना गामा एस ग्रेटर देन गामा एल होगा। और अगर कहीं 3 केस बनेंगे, इसमें 3 केस बन सकते हैं। देखो तीसरा केस क्या है कि इफ गामा एस इज इक्वल टू रो एल या फिर 3 अल्फा एस इज इक्वल टू रो एल, तो नो चेंज इन एपरेंट वेट, नो चेंज इन एपरेंट वेट। तो एपरेंट वेट में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन एपरेंट वेट, ये चीज देख पा रहे हैं, नो चेंज इन एपरेंट वेट। तो ये छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं, लोग गलत कर देते हैं, नहीं कर पाते हैं। क्लियर है बच्चों, यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक सभी को क्लियर है? तो ठीक है बच्चों, आज इतना ही। ठीक है, अब आप इसके जो है एक सेकेंड, एक और केस कर लेते हैं, बस एक केस और कर लेते हैं, उसमें मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। ठीक है, पहले ये देख लीजिए। इसमें एक केस और बनता है जो जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ऐसे क्वेश्चन खूब पूछते हैं कि मान लीजिए आपके पास स्केल एरर, हीटिंग की वजह से जो स्केल में एरर आ जाएगी, है ना। ऐसे क्वेश्चन तुमको हो सकता है पीवाईक्यू में मिले। स्केल एरर, स्केल एरर का क्या मतलब है? देखो कि जो स्केल आप मेजर करने के लिए बनाए हो, मान लो आपने आप 12 सेंटीमीटर वाली स्केल बनाया, वो मेटल की है। ठीक है, तो आपने जो स्केल बनाया है उसको आपने कैलिब्राइज किया होगा कि ये किस टेम्परेचर पे काम करे। मान लीजिए आपने ये स्केल बनाया, है ना, ये है 0, ये ऐसे, ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, ऐसे बनाया आपने। तो मुझे ये बताओ कि अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस या रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रही है, आपने इसको हीट कर दिया, तो ये बढ़ेगा ना, मेटल की है तो ये बढ़ेगा। तो इनके बीच का ये जो गैप है, हर सेंटीमीटर के बीच का गैप, वो भी बढ़ेगा। ठीक है, वो भी अपना क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये एक्चुअल रीडिंग नहीं देगा, ये एक्चुअल रीडिंग नहीं देगा। तो इस ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करने का है, मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, LA इक्वल टू L 1 प्लस T माइनस T नॉट, है ना, अल्फा, मतलब वही डेल्टा टी। ठीक है, अब इसमें L नॉट ले लेते हैं, इसको L नॉट क्या है और LA क्या है? LA है अपना एक्चुअल, मतलब एक्चुअल लेंथ, LA अपना है एक्चुअल लेंथ और L नॉट है ऑब्जर्व लेंथ। ऑब्जर्व लेंथ समझते हैं, ऑब्जर्व लेंथ का मतलब कि आपके एक्सपेंशन के बाद जो आप मेजर कर रहे हो वो लेंथ है। तो LA है अपना एक्चुअल लेंथ, LO है ऑब्जर्व्ड, क्योंकि ये करेक्ट मेजर नहीं करेगा ना भाई, करेक्ट मेजर नहीं करेगा, आपको इतने लेंथ को मेजर करना है। आपने स्केल लगा दिया यहां पे, है ना, ये स्केल लगा दिया, ये स्केल लगा दिया मान लो। ठीक है, तो अब ये हीट हो रहा है, तो ये एक्चुअल लेंथ को मेजर करने के लिए जाएगा, तो उससे बड़ा या उससे छोटा मेजर करेगा डिपेंडिंग अपॉन दिस। तो यहां पे वही चीज बताया जा रहा है कि जो मेजर्ड है वो ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड लिख लो, मेजर्ड लेंथ। तो ये दिया होगा कि स्केल जो है T डिग्री सेल्सियस के बाद इतना जो है मेजर कर रहा है। तो ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड लेंथ ये हो गया, LA हो गया एक्चुअल लेंथ, है ना, और T हो जाएगा अपना फाइनल टेम्परेचर और T नॉट हो जाएगा अपना इनिशियल टेम्परेचर।
और टी नॉट है, टी नॉट के बारे में ध्यान रखिए, टी नॉट है टेम्परेचर जिसपे वो कैलिब्राइज था, एट विच स्केल गिव्स करेक्ट रीडिंग। और जब आपने उसको टी कर दिया तो उसमें कुछ डेविएशन आ गया, है ना। और जो टी है उसमें आपने ऑब्जर्वेशन जो किया है, टी हो गया टेम्परेचर एट विच, मैं इसका डेरिवेशन नहीं दे रहा हूं, कोई मतलब नहीं, इससे आपका पर्पज सॉल्व हो जाएगा। टेम्परेचर एट विच स्केल गिव्स ऑब्जर्व या ऑब्जर्व लेंथ को जो मेजर कर रहे हैं, है ना। ऑब्जर्वेशन इज मेड, टेम्परेचर एट विच, ऐसे लिख लो, ऑब्जर्वेशन इज मेड। तो अगर ये आप याद रखेंगे तो आप इजीली कर लेंगे, नहीं तो दिक्कत होती है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, डेरिवेशन की बहुत जरूरत नहीं है इसमें। कौन क्या सिग्निफाई कर रहा है ये जरूरी है। एलए होगा ना एक्चुअल लेंथ, नहीं भाई, यही आपको मैं बताना चाह रहा हूं, वो नहीं होगा। डेरिवेशन इसीलिए कराता हूं कि ये छोटी छोटी कंफ्यूजन ना हो। एलए जो है एक्चुअल लेंथ, ये एक्चुअल लेंथ है, ठीक है। एल नॉट तुम्हारा ऑब्जर्व है, एल नॉट कहां पे है, वो टी पे है, टी नॉट पे आपको एक्चुअल मिल रहा है, ठीक है। तो इससे आप क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, तो इसमें 2-3 चीजें दी जाएंगी, आपको एक पूछ लिया जाएगा तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। ये क्लियर है सभी को? एल नॉट अपना ऑब्जर्व और मेजर्ड लेंथ है, और एल नॉट कितने पे है, वो टी पे है। इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये टी नॉट और उस पे। तो मतलब मेरी बात समझ रहे हैं कि इसमें जो है ये बोला जा रहा है कि जिस कंपनी ने डिजाइन किया होगा उसको मेजर करने के लिए, वो आपका जो है वो आपका हो जाएगा करेक्ट वाला, ठीक है। और आप उसको हीट करेंगे तो डेविएशन शुरू होगा, मैंने आपको बता दिया क्यों, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, कल स्टार्ट करेंगे कैलोरीमेट्री, है ना। कल कैलोरीमेट्री करेंगे, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स पे आएंगे, ठीक है। चलिए।